या जो ममता बनर्जी है जो कांग्रेस के हैं। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है जिस जिस राज्य में, वहाँ की कानून व्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, वहाँ की महिलाओं के उत्थान के बारे में देख लीजिए। वहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने कहा कि लड़की है लड़ सकती है, आखिर केवल चुनाव में ही वो वादे इनको क्यों आता है कि लड़की है लड़ सकती है? आपके पास कोई जगह जमीन भी नहीं है, लेकिन आपका गारंटी कौन लेता है? मोदी सरकार लेता है कि भाई आप रोजगार के लिए, स्वराज के लिए अभी स्टार्टअप करिए, आपकी गारंटी कोई नहीं लेगा, तो भाजपा सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे। तो क्रांति होगी, लेकिन ईवीएम पर चोट मारो, वो जो है अब तो जुमलाबाजी वाला काम खत्म हो गया है। आज के 10 साल पहले आप बनारस की सभी पिक्चर निकाल लीजिएगा और आज के पिक्चर निकाल लीजिएगा, आपको विकास साफ साफ दिख जाएगा। सरकार कोई भी आए जाए काम अच्छा करे, बस ये सब लोग चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। इस वक्त बिहार विधानसभा की जो चुनाव की तारीखें हैं वो तय हो चुकी हैं और इसको लेके बड़ी तेजी से जो है वो सियासत चल रही है। तो इस चीज की जो गर्मी है वो हमारे काशी में भी बड़ी तेजी से महसूस करी जा सकती है और इलेक्शंस पे जो है काफी तरीके से लोग सक्रिय हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जनता की राय कि क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, और बाकी सारी चीजें जो हैं आपको हम दिखाते हैं काशी के मंच से। चलिए हमारे साथ। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? ऋषभ पांडे नाम है मेरा। भैया ये बताइए कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चल रहा है इलेक्शन का फेज, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन से मेन मुख्य मुद्दों पे जो है फोकस किया जा रहा है और जरूरी है इस पर फोकस होना? देखिए, बिहार के अंदर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी परेशानी, मैं खुद बिहार से अभी कुछ दिन पहले होकर आया हूँ, तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ रोजगार नहीं है। और सच्चाई है कि लगातार सत्ता पे सत्ता आए गए, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश बाबू की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार, वहां पर कोई रोजगार का नाम नहीं लिया और रोजगार कुछ है नहीं वहां पे। तो वहां के जो मुख्य युवा लोग हैं वो बिहार छोड़ के देश के कोने कोने में आते हैं अपनी नौकरी खोजने, रोजगार खोजने। तो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार इलेक्शन में रोजगार है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर बिहार के अंदर रोजगार लाया जाए तो कोई भी सरकार बनाने में विफलता नहीं होगी, आसानी सरकार बन सकता है। आप देखेंगे कि आप भारत के हर कोने में जाएंगे तो हर कोने में बिहार के लोग मिल जाएंगे। कोई ऑटो चलाता है, कोई तो खाने का सामान बेचता है। तो सबसे मुख्य कारण है कि बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। जिस स्थिति से बिहार का विकास करना चाहिए था, उस स्थिति से बिहार विकास नहीं किया। और पटना जैसी जगह पे मेट्रो चलाना, सिर्फ पटना के 3-4 स्टेशन में मेट्रो चलाना, और बाकी जो मोतिहारी हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, सासाराम हो गया, बेगूसराय हो गया, ये भी बहुत पिछड़ा है। अगर आप वहां जाएंगे खुद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत पिछड़ी जगह है, पर अभी भी वहाँ रोजगार की बहुत कमी है, वहाँ रोजगार चाहिए। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौतम शर्मा है। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जो समस्याएं बिहार में चल रही हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है और रोजगार की सबसे बड़ी समस्या, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं के लिए रोजगार, अगर युवा पढ़ के निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं हो किसी तरीके का शिक्षा लोन लेके पढ़ रहे हैं, तरह तरह के कोई अपना जमीन रख के लोन लेके पढ़ रहा है, तो वो अगर पढ़ रहा है, लोन लेके पढ़ रहा है, तो वो लोन कैसे भरेगा? जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो लोन कैसे भरेगा? सबसे बड़ी वहाँ पे एक स्टूडेंट का पटना विषय, बिहार हमेशा एक आईएएस और आईपीएस का, हमेशा यूपीएससी का और कई तमाम भर्तियों का एक हब रहा है। तो वहाँ से पर धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्थाओं को खत्म करती जा रही है ये सरकार। और सिर्फ चुनाव के चलते 4.5 किलोमीटर तक का मेट्रो का उद्घाटन करना, ये बिहार की जनता ये जानती है कि ये सिर्फ दिखावा है और एक तरह से ये छलावा है उनके साथ। ये बताइए कि इस टाइम जो चल रहा है वो परिवर्तन को लेके बड़ा जनता में उस पे रोष है, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो अपना काम सही से कर रही है कि क्या परिवर्तन आना चाहिए? देखिए, बिहार में परिवर्तन जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार का है। शिक्षा का है मुद्दा ऐसा कि बिहार की यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजों का ये हाल हो गया है कि 3-3 साल का ग्रेजुएशन 5-5 साल में वहाँ हो रहा है। और रोजगार की स्थिति ये है कि आज युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ जो इससे पहले तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीनों में उन्होंने लाखों रोजगार दिया। तो इससे यह साबित होता है कि अगर इस बार अगर गठबंधन की सरकार वहाँ बिहार में बनती है तो युवाओं को रोजगार जरूर मिलेगा। परिवर्तन जरूरी है। गठबंधन जो है आपको क्या लगता है, मजबूरी है कि मजबूती? मजबूती है, ये मजबूरी नहीं है, मजबूती है। मजबूती आपको लोकसभा के चुनाव में भी दिखा 2024 में। बिल्कुल पूरे देश में जो महागठबंधन की मजबूती एक तरह से दिखी, जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया था, उनका तो एक घमंड टूट गया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही देश की जनता ने तोड़ दिया है। इस बार बिहार में भी परिवर्तन, एकदम बिल्कुल परिवर्तन होना जरूरी है। जो चिराग पासवान जी वो भी उतर रहे हैं चुनाव में, तो उसको लेके आपको क्या लगता है कि? मोदी जी के हनुमान थे चिराग पासवान जी,
और इस बार बिहार का जब इलेक्शन आया है विधानसभा का, तो वो खुद पलटी मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हवा विपक्ष की तरफ इस बार जा रही है और पूरी तरह से इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। जी भैया ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि वहाँ पे सुचारू रूप से ये चल रहा है कि या परिवर्तन की जरूरत है? बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो हैं वो मुख्यमंत्री, इतने दिनों से उनका कार्यकाल चल रहा है, बिहार में आज तक तो कानून व्यवस्था सही नहीं हो पाई है। तो हम उनसे ये उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं कि आगे अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इससे भी अच्छा कानून व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि जो करना था वो कर चुके। और महागठबंधन यूपीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है और बहुत मजबूती से बिहार का विकास होगा। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नौकरी को यात्रा किए थे वहां पे, और उसके बाद यहाँ जितने भी एनडीए के सरकार के जितने भी नेता, जितने भी मंत्री हैं, वो बिहार में वो सब के सब करप्टेड हैं। शिक्षा, बेरोजगार, गरीबी की बात नहीं करते हैं। उन लोगों को सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, उन लोगों को अपने सत्ता के सुख से मतलब है। और यहाँ पे राहुल गांधी जी बेरोजगारी और गरीबी और बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने वादा किया है, उस पे महागठबंधन खरा उतरेगा। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो जो मेन मुख्य मुद्दा है रोजगार वाला और युवाओं की जो मेन समस्या है उनका समाधान निकलेगा? देखिए, पूर्व में जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो 2.5 साल की लीडिंग हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने दिन तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं, कितना रोजगार मिला है तब से। और जब से वो हटे हैं, जब से गठबंधन उनका टूटा है और जब से नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, तब से कितना विकास हुआ है और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। अभी आप ये देखी होंगी कि कुछ दिन पहले 10-10 हजार रुपए सबके खाते में आए होंगे। जिस दिन चुनाव की तिथि आई उसी दिन 10-10 हजार रुपये सबके खाते में आया। तो ये एक तरीके से बिहार को बेचने का एकदम जो एनडीए फैक्टर जो अपना आजमा लिया है कि पूरा खरीदना है, बेचना, बिहार को बर्बाद करना है। तो इनका विकास करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हाँ ये लोग विकास करेंगे। जितना करना था ये लोग कर चुके, अब इन लोगों का समाप्त हो रहा है। अब वहां पे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत मजबूती से सरकार बनेगी। महागठबंधन की बहुत मजबूती से सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनकी काबिलियत पे उनको रोजगार दिया जाएगा। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। चमनलाल यादव। सर ये बताइए कि इस बार बिहार चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो जातिगत समीकरण है वो हावी रहेगा या विकास और रोजगार के मुद्दों पर बातचीत होने वाली, इस पर क्या? विकास तो चलेगा जरूर, लेकिन अगर विपक्ष को एकजुट होना है तो ईवीएम पर चोट मारो, अंगूठे पर नहीं होगा। अंगूठा तो अनवैलिड मान लेगा, ईवीएम को चोट मारो। अंगूठे की जमाने लद चुके हैं। छोटे बच्चों को मोबाइल से शिक्षा दी जा रही है और वोट भी ईवीएम और मोबाइल से ही अब होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, वो पुराना युग का जो समाप्तिकरण हो गया है। लोग कहते थे कि सूर्य जो है रावण के अथवा में जो है हल जोतता था, आज सोलर चल दिया है, उसी का रूप है। आज भी जो है तो आज विकास का दौर है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि अंगूठा हो गया, अनवैलिड हो गया, ये हो गया। अरे ईवीएम पर चोट मारो। अखिलेश यादव जी इंजीनियरिंग जो विदेश में किए हो, अरे ईवीएम को हैंग करा दो, वो फैक्ट्री खोलो। भैंस तो चाहे जो तनख्वाह देगा जो, लेकिन ईवीएम को हो। और दूसरी बात, सब्जी वाले की मंडी है लेकिन दूध वाले की मंडी नहीं है। जिस बिरादरी का वोट तुमको चाहिए, उस बिरादरी को जो है स्टेटस बढ़ाओ। तुम्हारे ही भैंस का जो पराग वाला दूध ले जाकर अपना रेट लगा रहा है, शर्म करो। बनारे पर बैठकर बेचारे जो दूध बेच रहे हैं, पता चला सैंपल वाला जात है, भग जाते हैं। उनका स्टेटस बढ़ाओ, तुम्हारा तो स्टेटस बढ़ गया। आज स्थिति यह थी जो है कि आज मैं 75 के दौर में जाऊं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्राइमरी के टीचर थे, 68 रुपये तनख्वाह थी। एक दो 50-60 रुपए की जो है साइकिल नहीं होती थी। इतना स्थिति साधना गुप्ता जो ही आई, पेमेंट माल आ गया, तो उनका पिल्ला भी चार्टर्ड विमान से जा रहा है। तो क्रांति होगी, लेकिन ईवीएम पर चोट मारो।
वो जो है अब तो जुमलाबाजी वाला काम खत्म हो गया है। जो बच्चे जो है जितनी महंगी शिक्षा जो है इकट्ठा करेंगे वही जो है नीट पे चोट मारो। ISPCS क्या जो है लेकर दबती दौड़ रहे हो, नीट पे चोट मारो। बच्चे जो है टॉप करेंगे वही जो है, लेकिन सरकार का ये सबसे बड़ी विदेश में जो बच्चे क्यों भाग रहे हैं, सबसे बड़ा यही दिक्कत है। वहाँ फीस कम है, यहाँ जो है इतना ठोक दो, तिजोरी वाले ही बच्चे नीट में जाएंगे। अरे यहाँ फीस कम कर दो, डॉक्टरों की भरमार लग जाएगी। और जो 1 करोड़ दे के फीस जाई तो किडनी गुर्दा बेची की क्या करी, पैसो आई कहाँ होकर, ब्याज कहाँ से आई। बीटेक इंजीनियरिंग कर ले, पता चलल कि जो ना D ग्रुप में जो ना लाइन लगावत थी। अरे बाबू कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक कोई जो है ऐसा कोर्स करो जिस पर जो है विकास हो। उस बाप पर क्या गुजरेगी जो बच्चे को बीटेक करा दिया, सारा कुछ बेचकर बीटेक करा दिया। वो बच्चा जो है और घर में बत्ती बनाने के लिए पता चलल कि जो ना स्क्रू ड्राइवर की जगह वो हाथे डाल देना प्लग में। एक इंजीनियर की बात मैं कर रहा हूँ कि जो इंजीनियर आज भी D ग्रुप पे जो जाकर सोच रहा है किसी तरह हमें जो है नौकरी मिल जाए, किसी तरह हमें जो कुछ मिल जाए। सोच बदलनी होगी। यूपी बिहार के तो DNA में केवल जो बाबू को कहीं नमक रोटी का नौकरी मिल जाए और क्या। अरे साहब बनना सीखो, साहब की नौकरी करो, साहब बनना सीखो। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार आई है, उसके पहले का वातावरण देख लिए किस प्रकार से दंगा हुआ करते थे, रोजगार की कमी थी, युवाओं को स्वरोजगार के बारे में, स्वदेशी के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में, स्वावलंबी भारत के बारे में कोई बात नहीं करता था। 2014 के पहले के लोगों को देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने GST का देख लीजिए कितना बड़ा है, फिर स्वावलंबी भारत पर, स्वरोजगार पर बहुत बड़ा विशेष मोदी जी ने दिया। युवाओं को आपके पास कोई जगह जमीन भी नहीं है, लेकिन आपका गारंटी कौन लेता है? मोदी सरकार लेता है कि भाई आप रोजगार के लिए, स्वराज के लिए आप स्टार्टअप करिए, आपकी गारंटी कोई नहीं लेगा तो भाजपा सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया। आप कोरोना काल में देखिए लघु उद्योग का हर गाँव की महिलाएं कितना, चाहे आपका मास्क का हो, सैनिटाइजर का हो, तमाम छोटे छोटे लघु उद्योग को गांव में महिलाओं ने किया। आज फिर लघु उद्योग पूरे भारत का बहुत विकसित हो रहा है, पूरे विश्व में लघु उद्योग का गुणगान हो रहा है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है कि पहले हम लोग विश्व के देशों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में आज भारत अपने देशों पर निर्भर, अपने देश के उद्योग पर निर्भर है, अपने देश के युवाओं पर निर्भर है। तब जब जितना देश हमारा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा, उतना जल्दी ही जाकर भारत विकसित राष्ट्र हो पाएगा। और विकसित राष्ट्र में सभी युवाओं का भागीदारी की सुनिश्चित होगा, सभी दलों का भाग हुआ तभी विकसित भारत हो पाएगा। कि बाबा साहब का सपना था कि भारत विकसित हो, तो वो किसी एक दल, एक पार्टी, एक विचार को लेकर विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। विकसित भारत में सभी जाति धर्म के लोगों को आगे आना होगा। जब पूरा समाज आगे आएगा, पूरा देश के युवा आगे आएंगे, तब हम जाकर विकसित भारत बन पाएंगे। जब विकसित राष्ट्र होगा तभी हम किसी भी मुद्दे पर देश में राजनीति कर पाएंगे। जब हमारा देश ही पिछड़ा हो जाएगा, देश में समस्याएं रहेंगी, तो फिर हम कभी भी किसी भी विश्व में किसी भी देश से हम टक्कर नहीं ले पाएंगे। ये बताइए कि अभी जो मौजूदा पार्टी जो है एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या उसके जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं भाजपा के कार्य से खुश हूँ, योगी जी के कार्य से खुश हूँ। आप मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेरे चंदौली जनपद में मेडिकल कॉलेज में तो क्लासेज भी चालू होने लगी। गाजीपुर हुआ, बगल में आजमगढ़ हुआ, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज हुए। विश्वविद्यालय पहले केवल कुछ ही जिले में हुआ करते थे। आप देख लीजिए, मिर्जापुर में विद्वांसली विश्वविद्यालय बन रहा है, आपका आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, तो तमाम अभी जौनपुर में विश्वविद्यालय की सौगात मिली है। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने काम किया है। और इसके पहले अब अपराधियों का देख लीजिए, 8-9 बजे के बाद कहाँ घर से बहने बाहर निकल पाया करती थी। उनको डर था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत काम न हो जाए। लेकिन आज के समय में रात के 24 घंटे भी अगर बहने घूमती हैं तो उनको सुरक्षा रहता है कि उनके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी सरकार है, उनका बड़ा भाई योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बहनों को इतनी उनको सुरक्षा महसूस होता है। आज का वातावरण में हर एक युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, स्वावलंबी हो रहा है, और जितने भी बहनें हैं वह भी आज आज़ादी के साथ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे अपने आगे बढ़ रही हैं। आप किसी भी रोजगार में देख लीजिए, किसी भी स्टार्टअप में देख लीजिए, जितना यूथ हो, जितने लड़के आगे आ रहे हैं, उससे अधिक, उससे दुगुना लड़कियां आगे आ रही हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का, लघु उद्योग में देखिए 70% से अधिक आज माताएं बहनें लघु उद्योग में आगे आई हैं। तो ये सब बढ़ावा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता दी गई। पहले भारत की आज़ादी के बाद कभी भी महिलाओं को संसद भवन हो, चाहे विधानसभा हो, कभी आरक्षण दिया गया था? कोई सरकार नहीं दिया, उनके बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन योगी जी और मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया कि आप
भारत की नारी हैं, आप घर में काम कर सकती हैं, घर को संभाल सकती हैं, तो आप अपनी विधानसभा को, अपनी लोकसभा को, देश को, प्रदेश को संभाल सकती हैं। इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। आगामी जब भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को होगा। महिलाओं की आबादी जब विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगी तो मूलभूत सुविधाएं जो महिलाओं से जुड़ी हैं, छात्राओं से जुड़ी हैं, बोनस जुड़ी हैं, वो आसानी से उनकी समस्याओं को उठा पाएंगी। तब जाकर महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, तब जाकर विकसित राष्ट्र जल्दी भारत का बन पाएगा। ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठाया जाता है बिहार का, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्या वो सुचारू रूप से चल रही है? कानून व्यवस्था को तो आप भी देख सकते हैं कि जितने भी दंगे थे, जितने भी माफिया थे, कहीं ना कहीं जेल में के अंदर हैं, या उनका जितनी भी संपत्ति थी सब पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। चाहे माफिया किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का है, अगर वो माफिया है, अगर उससे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैल रहा है, उत्तर प्रदेश के बहनों को उससे नुकसान हो रहा है, असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो अगले ही एक सप्ताह के अंदर उनके घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया है, उनको जेल भेजने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित रहें, सभी का वातावरण साफ रहे। यहाँ पर पहले वाली सरकार की बात नहीं रह गई है कि जो माफियाओं का राज चले, माफिया सरकार को चलाए। यहाँ बाबा सरकार चलाते हैं, बाबा की पुलिस बाबा का सहयोग करती है। सरकार के सब जनता की बातों को सुनी जाती है, युवाओं की बातों को सुनी जाती है, महिलाओं की बातों को सुनी जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में नंबर 1 हो चुका है। जितने भी भारत के राज्य हैं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की बुलडोजर नीति पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। तो ये बताइए भैया, आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिए हैं। डेली आए दिन जी। अभी देखिए रायबरेली की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। ये अभी जिक्र किए हैं कि बाबा साहब के आदेश से, बाबा साहब के दिए हुए निर्देशों से ये देश चल रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति के बाद अगर कोई आता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। गवाई साहब के ऊपर अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जूता चला। ये हमारे संविधान के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है इस सरकार में, जो हमको पिछले सरकारों में हम कभी नहीं देखे, वो हम इस सरकार में देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। अपराध मुक्त प्रदेश तो हुआ ही नहीं है। ये प्रदेश तो और अपराध के मतलब ये तरीके से समझ लीजिए कि डेली अपराध हो रहे हैं। आप हर एक जिले में देखिए, आप सर्वे करिए, हर एक जिले में देखिए, डेली किसी ना किसी जिले में अपराध हो रहा है, डेली हो रहा है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जितने अभी जैसे ये बोले कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो पार्टी से लिंकअप माफिया हैं, उनके ऊपर कितना बुलडोजर चला है आप बताइए। देखिए ये इस प्रदेश में जो भी अपराधी चल रहे हैं, पल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। वो सत्ता के संरक्षण से ही वो अपना काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हम नाम नहीं गिनाएंगे, लेकिन कितने अपराधी घूम रहे हैं प्रदेश में, एक के भी ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, जिनसे बाबा जी को पर्सनल दुश्मनी थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और उनके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चला है। और ये देखिए कि हमारी प्रदेश की सरकार मतलब इतना निचले स्तर पे गिर गई है कि वो हमारे हाई कोर्ट का मान नहीं रख रही है। हाई कोर्ट ने एक बार दो बार रोक लगाया कि हाँ बुलडोजर, आप न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप न्यायालय से बड़े नहीं हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट हुआ और हमारे प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ, आप उससे बड़े नहीं हैं। संविधान आप नहीं तय करते हैं, आपको संवैधानिक पद पे बैठाया गया है जनता की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। आए दिन बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कौन सा कार्रवाई आप कर रहे हैं? आप कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और रही बात बेरोजगार की बात, तो 10 साल में जितना इनके सरकार में बेरोजगार हुआ है युवा, वो 2004 से लेकर 14 तक नहीं हुआ है। आप रेशियो परसेंटेज निकाल लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये जुमलाबाजी की सरकार है, प्योर जुमलाबाजी देते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हम भी हैं यहीं पे, ये लोग भी हैं। सबसे पूछिए कि किसको 2 करोड़ का रोजगार मिला भैया, कहाँ दिए हैं? और कौन सा लघु उद्योग का आप बढ़ावा कर दिए हैं? आप तो खुद ही विदेशी कर्जों से हैं, हमारा देश विदेशी कर्जों से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया इस पर? पहले तो उनको ज्ञात होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में नहीं है, वह भारत की राजधानी में है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, वहाँ के प्रदेश स्तर की जो कानून व्यवस्था या राज्य स्तर की या केंद्र स्तर की होती है, कोर्ट का अपना अलग कानून होता है। और वहाँ अधिवक्ता और जज एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनके बिना कोई काम नहीं होता है, उनका आपस का जो भी तालमेल रहा हो। लेकिन जो ये कित क्या उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा है नहीं कि उनको छोड़ दिया जा रहा है।
वो कार्रवाई हो रही है। रही बात पूरे देश के कानून व्यवस्था देखा जाए तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है, आप जाकर बंगाल में देख लीजिए क्या दुर्दशा है, क्या वहां की महिलाएं सुरक्षित हैं। केरल में देख लीजिए किस प्रकार से धर्मांतर हो रहा है, किस प्रकार से वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग केरल में किस प्रकार से हिंदुओं को भगाया जाता है, पलायन के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अब कश्मीर में देखिए कितना दयनीय स्थिति थी, लेकिन धारा 370 कश्मीर से हटा, आज कश्मीर की स्थिति में सुधार आया है। आप देख लीजिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर क्या स्थिति है महिलाओं की, वहां की तो बहनें भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू छोड़िए, मुस्लिम चाहे अन्य भी जो धर्म के लोग हैं सुरक्षित नहीं है। वहां सुरक्षित कौन है? जो माफिया टाइप के हैं या जो ममता बनर्जी है जो कांग्रेस के हैं। अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है जिस राज्य में, वहां की कानून व्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, वहां की महिलाओं के उत्थान के बारे में देख लीजिए। वहां पर प्रियंका गांधी जी ने कहा कि लड़की है लड़ सकती है। आखिर केवल चुनाव में ही वो वादे इनको क्यों आता है कि लड़की है लड़ सकती है? वो लड़कियों के लिए, युवाओं की, महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं आज तक? क्या महिलाओं को सशक्त बना पाई हैं? 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किए थे, 500 में दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना लाने वाली कांग्रेस सरकार, ठीक, कांग्रेस सरकार, उसका कॉपी पेस्ट किए तो वो भी तो आप नहीं लागू कर पाए। क्या कहना चाहेंगे? केवल कांग्रेस योजनाएं लाती है, काम नहीं करती है। हमारे तो हम तो बहनों को शिक्षा के लिए देखिए, अब चाहे विधवा का योजना हो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की योजनाओं पे राज कर रही है और चल रही है। इनसे पूछ लीजिए, जानकारी होगी। कांग्रेस अपनी योजनाएं जो धरातल पर आने में विफल रही होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं अच्छी लगी होगी तो इसको काम कर रही है। किसी भी राज्य में महिलाओं को फ्री में शिक्षा IAS बनाने की तैयारी कराया जाता है? नहीं कराया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए विधवा योजना चलता है। अभी हाल में IAS PCS का रिजल्ट आया था, विधवा योजना से कितने महिलाओं को, गरीब वंचित जो लोग हैं उनको रोजगार मिला। हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, वहां पे चले जाइए, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है। अभ्युदय योजना का कितने दिन क्लास चलता है, इनसे पूछिए कितने दिन तक चलता है। क्लासेस लगातार चलती हैं। जो वहाँ के जो छात्र पढ़ते हैं उनसे जाकर आप सवाल करिए, और यहाँ कितने छात्र सिलेक्शन है उनसे जाकर सवाल करिए। एक विश्वविद्यालय है, सिलेक्शन नहीं हुआ, खाली जुमलाबाजी चूरन दे रहे हैं शुरू से लेके अंत तक। जो 2014 से लेकर 24 तक 11वां साल है ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी को तो शर्म आना चाहिए कि अब हमारी उम्र हो गई है, पद को छोड़ के हट जाए हम, लेकिन फिर भी एकदम छपे हुए हैं कि नहीं हमको राज करना है। बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री खाली पद पे बैठे हुए हैं, उनको जो भी चला रहा है वो तो कोई दूसरा चला रहा है। अंग बस कोई दूसरा भेंट कर रहा है, कोई ऐसे कोई दूसरा करके गिफ्ट साइडिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 50 साल के जो युवा जो करते हैं वो चल नहीं पाते जितना मोदी चल पाते हैं। कर रहे हैं, मोदी सोते हैं हर साल लगातार देश के दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ का रोजगार दे रहे हैं, इनसे पूछिए। 2 करोड़ से कम भी रोजगार सरकार नहीं दे रहा। रोजगार का मतलब क्या होता है? कोई भी आत्मनिर्भर लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहा तो रोजगार ही है। यहाँ प्राइवेटेशन की बात नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ का रोजगार देंगे हर साल। क्लिप होगा इनके पास, सुन लीजिए आप। क्या उत्तर प्रदेश का पुलिस का भर्ती देख लीजिए, चाहे हर राज्य का भर्ती देख लीजिए, लगातार भर्ती हो रहा है। होगल ऐसे लोग जो रोजगार पर निर्भर रहते हैं, हमारी सरकार का है कि हम लोग किसी को नौकर बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। स्वावलंबी के बाद से जितनी बार रोजगार देने का काम बाद से 2024 चल रहा है, 25 आ गया। इनसे पूछिए कि कितनी बार उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई, लेखपाल का पेपर तो सही से करवा ही ना पाओ तुम। टीचर वाले मैराथन लखनऊ में, इनके सरकार में अगर हम अपना हक मांगे तो हम लाठी खाएं, तो हम कांग्रेसी हो गए। अगर हम अपना क्या कहेंगे? 2017 से पहले जो परीक्षा के जितने भी रैकेट हुआ करते थे, ये लोग बहुत ही गड़बड़ी हुआ करती थी। इसलिए हुआ करते हैं कि इनके पार्टी के नेता हैं सांसद रवि किशन गोरखपुर के। वो कलन की सन 47 में हमारा देश आजाद भल्लल, 2014 में हमको आजादी मिली है। अब हम क्या बतियाएं इन लोगों से? मेन मुद्दा है विकास का। अगर विकास का कोई मुद्दा नहीं, यहाँ विकास हुआ कहाँ है? आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हैं, इस पूरे परिसर में घूम लीजिए, कितना विकास हुआ है। अभी चले जाइए, यही हमारे भाई हैं, यही हमारे भाई हर्षित हैं। आप इनके साथ चले जाइए छात्रसंघ भवन पे। 2 दिन पहले यही वीडियो डाले थे कि घास का सफाई ने। वीडियो डालने के बाद देखिए, पहले मेरा बात रखने दीजिए। देखिए इनकी मूर्ति लगी हुई है, बात बोल लीजिए अपना। मेरे पीछे बाबा साहब ये संविधान विरोधी हैं, संविधान विरोधी। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में सबसे ऊपर भारत का तिरंगा है कि काला झंडा? ये बताइए। भारत का तिरंगा है। RSS कार्यालय जो इनके पार्टी के पापा हैं, RSS, ठीक है, इनके पार्टी के पापा हैं वो लोग। RSS ये जिस राहुल गांधी को ये लोग गलत साबित करने के लिए एडी से लेके चोटी तक कुछ कर लिया और कुछ भी नहीं कर पाए और कुछ कभी कर भी नहीं पाएंगे। मोदी जी अपने पद से हट भी जाएंगे, दूसरी बार सरकार भी अब इनकी नहीं बनने वाली है, यही लास्ट है। जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए।
वही राहुल गांधी की दिन है। जाति जनगणना पे राहुल गांधी घुटनों पे ला दिए। यही मोदी सरकार, यही अमित शाह बोले नहीं होगा, लेकिन हुआ। ऐलान किए ना जीएसटी का भी। कुछ दिन पहले ये लोग बोले थे कि हाँ जीएसटी ये कर दिए वो कर दिए। कितना % सस्ता हुआ है? 5 दिन 6 दिन 10 दिन हुआ होगा। कितना % जीएसटी का आप लोग लाभ ले रहे हैं? फोन में लीजिए, खाने में लीजिए। अब जीएसटी 28% तो बस कल था, गाड़ी घोड़ा पर 18% जीएसटी हो गया। 18% का जीएसटी हटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया। 2014 से पहले जिसकी सरकार थी जीएसटी कितने स्लैब हुआ करता था? जीएसटी का राज्य सरकार का जीएसटी लगा करता था, इसके बाद कुरियर का जीएसटी लगा, जीएसटी लेते थे। आप तो 28% जीएसटी ले रहे हैं। आप 8% किस प्रकार से जीएसटी? पहले का जीएसटी देखेंगे तो आपका 30 से 35% जीएसटी आ जाएगा। सरकारी आंकड़ा आप देख लीजिए। सबके पास गूगल है, सर्च करिए। राज का लेकिन सर्च करिए, 4 जीएसटी होता था। गूगल के ऊपर भरोसा करें। 4 अलग जीएसटी होता था, राज्य का अलग जीएसटी होता था, केंद्र का अलग जीएसटी होता था। लेकिन सरकार में राज्य का प्लस गवर्नमेंट का एक जीएसटी दिया गया। जीएसटी 2 स्लैब में कर दिया गया। आप देखो 18% और 5% का भी तो लाभ नहीं मिल रहा है। 2% जीएसटी कर दिया गया। 12 से 5% जीएसटी कर दिया गया। इनसे पूछिए क्यों नहीं लाभ? आप जाइए, चलिए आप पैसा पाइए, आपको काश मैं चलता हूँ, देखिए आपका स्वागत होता है। चलिए 10 लाख लेकर आइए, आप 10 लाख लेकर आइए, आप 10 लाख रुपए लेकर आइए। 1 लाख आपको दिलवा रहा हूँ कार में। चलिए मजबूरी रही है। अगर ये मिलता था, अगर ये 12 लाख पे 0% नहीं करते तो सरकार गिर जाती। 28% मिलता था, जैसे 12% हो गया है। आप चलिए अभी इनोवा कार खरीदवाता हूँ आपको। चलिए कार खरीदिए आप। इतने दिन पैसा कम नहीं हुआ है। चलिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराता हूँ मैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराता हूँ। लड़िए मत आप लोग। मेन है कि मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए। 2014 के बाद से जितनी शिक्षा में जैसे फ्री हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस में फ्री हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस में फ्री हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जीएसटी लगता था, हेल्थ इंश्योरेंस में 0% जीएसटी हो गया। और जिसको कार खरीदना है अभी मेरे साथ पैसा ले चले कार खरीद, दिखाता हूँ जीएसटी का उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1,80,000 से लेकर 1 लाख कार पे छूट हुआ है। पहले 28% जीएसटी 12% आ गया। मेरे साथ चले अभी पैसा लेके 5 लाख से खरीदवा देता। बिहार चुनाव में ही क्यों कर रहे हैं? जानकारी नहीं है, लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं। पहले उनको जानकारी होना चाहिए जीएसटी के बारे में, फिर बात करें। बिहार में जो जीएसटी पता करना है, मैं पैसा ले अभी मेरे साथ चल दुकान पे जीएसटी दिखवाता हूँ। अभी कोई सामान खरीदना दिखवाता हूँ। बिहार का चुनाव नहीं आता तो जीएसटी नहीं आती। पार्ले जी बिस्कुट अभी 50 पैसे भी सस्ता हुआ है। पार्ले जी बिस्कुट ही लोग खाइयन क्यों नहीं खाएगा? जितने भी पैकेट बंद था अमूल का दूध सब जीएसटी सस्ता हुआ है। कैमरा घुमाइए, जितने लोग हैं इनसे पूछिए कि आप कैमरा घुमाइए, जितने लोग हैं उनसे पूछिए कि आपको रोजगार चाहिए कि आपको पार्ले जी बिस्कुट चाहिए? रोजगार पर आप चल रहा है। चूरन और विपक्ष सरकार की योजनाओं से घबरा चुका है। जब सरकार धरातल पर आती है तो ये मुद्दा बदल देते हैं। अभी जीएसटी का लाभ पूछ रहे थे, जब लाभ बता रहा हूँ तो इनको रोजगार पर चले गए। जब रोजगार की बात करूंगा तो ये अन्य मुद्दे पर चले जाएंगे। नहीं है विपक्ष अपना विपक्ष हार गए हैं। जो जब से प्रधानमंत्री जी लोकसभा जीते हैं बनारस से, करता है विकास साल भर में कितने बार का दौरा करते थे, और जब से प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं बनारस पैसा आया, सबका सब घोटा गया, सबका सब खा गया। आज बनारस में देखिए स्टेडियम में बनारस का देखिए, बनारस का विश्वास मंदिर देखिए, बनारस का पैटर्न देखिए। जिस प्रकार से बनारस में पैटर्न बढ़ा है पूरे भारत में पैटर्न नहीं आते होंगे। जिस प्रकार से बाहरी लोगों ने आए, बनारस का व्यापार बढ़ा है, बनारस का होटल बढ़ा है, अभी आप चले नहीं हुआ है। शिवपुर चले जाइए, बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है, खड़े सड़किए धंस गल, आदमी गिरने के धंस गल। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये छोड़िए, ये लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी को अपना आइडियल मानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खाली 24 घंटे बारिश हुआ था, खड़ा गाड़ी डूब गई थी। इनसे पूछिए, ये देखिए कि विश्वविद्यालय है वो एशिया में विश्वविद्यालय की काउंटिंग होती है महात्मा गांधी का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। वो पानी का व्यवस्था पास नहीं करवा पा रहे हैं। ये लोग क्या विकास की बात करिए? पहली तो जानकारी होना चाहिए कि सरकार का काम है विश्वविद्यालय प्रशासन को पैसा देना। विश्वविद्यालय में यहाँ भी पैसा सरकार ने 6 करोड़ रुपया दिया, छात्रावास के दिया, टेंडर कुछ मिल जाता है, अलग अलग लोगों को काम नहीं हो पाता है। मैंने भी इसका विरोध किया, छात्र मानव की संख्या में किया, और माननीय राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया। कल योगेंद्र उपाध्याय जी विश्वविद्यालय में आए, रजनी तिवारी शिक्षा मंत्री आया, सचिवालय से राजभवन से लोग घूम रहे हैं, विश्वविद्यालय की समस्याओं को देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का काम है कि विश्वविद्यालय में समस्याएं क्या है, सरकार का काम है विश्वविद्यालय को पैसा देना, आर्थिक रूप से सहयोग करना। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय को 60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपया दिया गया। अब विश्वविद्यालय के प्रशासन भ्रष्टाचार कार्रवाई है। योगेंद्र उपाध्याय जी ने साफ कड़े शब्दों में कहा है। क्या लगता है सही कह रहे हैं? विश्वविद्यालय के क्या सही कर रहे हैं? कुछ सही नहीं हो रहा है, ना विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हम दोनों लोग कि विकास हुआ है इस बार? विकास नहीं हुआ, जो रोड तो एकदम बेकार है। अभी रोड मोदी जी आए थे दौरा पे, पूरा रोड एकदम बना, जिस दिन आए उसके एक दिन पहले रोड बना। हम आपको लंका का बनारसी रविंद्रपुरी की बात बता रहे हैं, और उसके 2 दिन बाद ही पूरा रोड धंस गई।
ट्रामा सेंटर यहाँ हड्डी अस्पताल वो एजेंसी है, सब कुछ है वहाँ पे। अस्पताल में पेशेंट जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस से गिर जा रही है, कहाँ से पेशेंट बचेंगे? सारी तो बेरेजित होगी। पता है क्या किया जाए? पेशेंट ढोने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, ये चीज जान लीजिए। अभी कर्नाटक में एक पूरा पुल टूट के नीचे गिर गया है, तो उस पे ये कांग्रेस पार्टी वाले एक भी बार नहीं बोले कि इनका क्या हुआ, कैसे गिरा। उसकी बात अलग है। अमेरिका में कहीं बाढ़ आती है, नोएडा में मतलब कहीं भी बाढ़ अगर आ रही है तो वो नेचुरल आपदा है। और भारत देश में अगर बाढ़ आती है तो मोदी ने करवा दिया। मोदी ने तो बुला दिया कि बारिश में आ जाओ। और रही कैंपस की बात है, तो कैंपस में सरकारें हैं जो यहाँ के पहले कुलपति जी हैं या कोई उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो नहीं काम कर रहा तो उसमें मोदी जी की गलती है। तो मोदी जी तो कुलपति को बैठाए हैं, बैठाया कौन है? ये तो क्यूटो है, खड़ा बजा रहे हैं आदमी। अरे भर्ती कुलपति जी की भर्ती आपके सरकार में हुई होगी। हमारे सरकार में हुई होगी। हमारे सरकार जितने हमारे सरकार में भर्ती हुई है, हमारे सरकार में भर्ती हुई है, लेकिन हमारे सरकार में तो करप्शन कर ही नहीं पाए। जिस सरकार में लूटना चाहे उस सरकार में वो लूट रहे हैं। 125 करोड़ रुपया आया, चला गया। जय अखिलेश। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर इनके पक्ष में कोई मुद्दा उठता है जो कांग्रेस के पक्ष में, तो वो सही होता है। अगर कोई विपक्ष में मुद्दा उठता है तो विपक्ष के मुद्दे को लोग दबा देते हैं। पहली बात तो इन लोग की जो नेटवर्क सिस्टम है उनका यही काम ही करता है कि जो विपक्ष के लिए मुद्दा उठा उसको दबा दो, वो कुछ की बात ही नहीं है। अभी कर्नाटक में राम जी का पुतला फूका गया, उनपे एक भी बार इन लोगों ने एक भी बार कमेंट नहीं किया होगा। अभी भी फूका गया, उसमें एक बार कमेंट नहीं किया होगा। लेकिन कोई तो अगर छोटा सा कोई, सबकी एक अपनी धारणाएं होती है। ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में ये भी लिखा है कि एक आदमी का अपना खुद का विचार है, विचार का वो अपना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वो उस बातों को नहीं समझेंगे। बस संविधान के ऐसे दिखाने संविधान नहीं होता है, उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। आज के 10 साल पहले आप बनारस की सभी पिक्चर निकाल लीजिएगा और आज के पिक्चर निकाल लीजिएगा, आपको विकास साफ साफ दिख जाएगा। आप आजमगढ़ में जाकर के आजमगढ़ की पिक्चर निकाल लीजिएगा 10 साल पहले की और इस टाइम की, जबकि वहां पे उनकी सरकार भी नहीं है। वहां पे इस समय सपा की सरकार में, सपा जी के वहां पे, हम वहां के आजमगढ़ के रहने वाले सांसद वहीं के हैं, फिर भी वहां पे विकास हुआ है। आप रोड देख लीजिए, हम लोग के गांव में एक रासेपुर से लेकर तितरा तक 11 साल का रोड था, 11 किलोमीटर का रोड था। उसको अगर निरहुआ 2 साल जीता तो वही लाकर वहां पे बनवाया है, नहीं तो पहले वो भाजपा ये 2 तरह का राजनीति यहाँ चलेगा। यही विकास है। ये बताइए कि ये सारी बातें देख के आपको क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी आने वाली है? पार्टी तो देखिए, पार्टी को तो हम वो नहीं करेंगे, जनता के हाथ में, जनता पार्टी चुनेगी। मैं तो पार्टी चुन नहीं सकता हूँ, ठीक है। हवा देखिए, हवा दोनों तरफ से, ठीक है। अगर मेन यूथ होते हैं, अगर यूथ के दिमाग में समझ आएगा उनको नौकरी चाहिए या क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि सबके घर वाले में, सबके गार्जियन है, सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो गार्जियन कैसे डिपेंड रहेंगे? रोड सही नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं जाएगा तो लोग कैसे चलेंगे? सरकार कोई भी आए जाए काम अच्छा करे, बस ये सब लोग चाहता है। सरकार, देखिए मेरा तो कहना है कि हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। इससे जो अपोजिशन है ना, उसको ये लगेगा कि अगले साल इन्होंने ये किया तो उनके अंदर ये लगेगा कि ये किया, अगर हम अगले साल ये करेंगे तो हम चले जाएंगे। इससे पब्लिक का फायदा होगा, सरकार का फायदा नहीं होगा। और देखिए सिंपल से मेरा ये कहना है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा ये कहना है कि सबके सब लूटने वाले हैं, कम जो लूटता है हमको उसको लाना है। सिंपल। सुनिए, राज्य में भले योगी जी रहे, मेट्रो बनाए, केंद्र को बदलना चाहिए। राज्य में भले योगी जी रहे, केंद्र को बदलिए। हाँ, ये बात तो है। केंद्र में रूढ़िवादिता आ गई है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े लोग, महामना लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ रूढ़िवादी हो चुके हैं। ये सभी लोग को जानते हैं, आज आप भी जान रहे हो, सभी लोग जान रहे होंगे। जी है। आप ही कल विद्यापीठ में आए थे राज्यपाल जी, यहाँ देखिए सब कुछ क्या फैसिलिटी है, जबकि यहाँ के कुलपति जी भी कुछ ना, एडमिशन सब कुछ लेट हो रहा है, ना कोई व्यवस्था है। मानवीय क्लास में पूरा ग्राउंड में पानी भरा है, क्लासेस संचालित नहीं हो रही सही तरीके से। छुट्टी चला है, पूरा महीने छुट्टी अभी तक। बच्चे अपने गार्जियन अपने बच्चों को बाहर, हाल तो पहले से चलता आ रहा है, ये जो बता रहे हैं इस चलते आ रहा है। देखिए ये है कि सब, मैं बोला ना सिंपल से, सबके सब लूटने वाले हैं। जो कम लूटता है हमको उसको लाना है। लूटने वाले सभी के सभी हैं, टाइम बाय टाइम सब लूट रहे हैं। जिनका आ रहा है अपना, अब स्विस बैंक, सबका स्विस बैंक में अकाउंट, सबके सब स्विस बैंक में रखे हैं। सबका स्विस बैंक में अकाउंट, सबके सब दबा के पैसा रखे हैं, हालांकि कोई बताता नहीं है। मेरा सिंपल से कहना है, सारे पब्लिक का डिमांड है, सारा पैसा जो आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है वो पब्लिक को भी जानना जरूरी है। पैसा आ रहा है, पब्लिक को बताइए तो सही, पैसा आ रहा, पैसा कहाँ आ रहा, पैसा कहाँ जा रहा है। हॉस्टल के लिए आया था 6 करोड़ रुपए, कहाँ गया 6 करोड़ रुपए, कुछ पता ही नहीं चला।
अभी नया नया बजट आया था 6 करोड़ का, तो वो बात ही अलग है। वो जो अभी नया नया बजट आया था उनमें कुलपति महारानी जो हम लोग की हैं, तो वो क्या कह रही, नया नया बजट आया था पूरे देश का, देश के बजट में उनको ये पता नहीं था कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है। आप ये बताइए, वो ये एक्सप्लेन कर नहीं पाए कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे मैं भाई हूँ, भाई मेरा देखिए मेरा सिंपल, तो मैं 50 बारी वही कहूंगा, लूटने वाले सब हैं, सबके सब लूटने वाले ही हैं, सारा जो है सब। मेरा सिंपल सा एक बार कि हर 5 साल में अगर सब लोग चाहते हैं कि सबका प्रॉफिट हो, तो हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। अच्छे कोई ऐसे ये अपोजिशन को ये रहेगा ना कि भाई अगले साल हम लोग ये नहीं किए तो अगले इस साल करेंगे तो जीत जाएंगे। हर साल ऐसे कुछ बढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सबको मौका मिलेगा ना, सब लोग एक साथ बरकत करेंगे। ऐसे देखिए मेरा सिंपल सा है ना, अगर ऐसे मैं किसी पार्टी के साथ सिंपल रह रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो किंग जॉन उन की तरह ये भी हो जाएगा मोदी सरकार वाला रेज, साफ सीधी बात। तो अब जो है परिवर्तन आना चाहिए आज के टाइम पे। देखिए मेरा सिंपल सा है, सब हर साल बदलना चाहिए, हर 5 साल में बदलना चाहिए, हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार। एक सरकार मतलब अगर ज्यादा अच्छा काम करे भाई दोबारा उसको ला दो, 3 बार 4 बार 5 बार लाने से कोई मतलब नहीं है उसको, सिंपल सा बात है। यहाँ के आदमी जो है ना, पब्लिक को खुद ही पागल है। सरकार आता रहे जाता रहे, देश ना बिके। हाँ, यहाँ रोजगार सबको मिले, रोजगार के दृष्टिकोण से सरकार भूतल में चली गई है, मान लीजिए। ना ये सरकारी संस्था होने के बाद भी यहाँ पे ना मेस चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना क्लासेस चल रही हैं। अरे यहाँ संगठन का दबाव बस है, वो चल रहा है कि हाँ यहाँ मीटिंग है, बस आईफोन लिया जा रहा है। बस कहेंगे हाँ चलेगा, और कुछ नहीं। यहाँ मीटिंग होगा एबीपी का, हाँ, और कोई संगठन का मीटिंग नहीं होगा। ये है यहाँ का सरकार, ये है सत्ता सरकार। आने दीजिए सरकार, उसके बाद बताते हैं कैसे विश्वविद्यालय चलता है, कैसे यहाँ पे काम होता है। ये था दोस्तों यहाँ का सियासी माहौल, और जो है दोनों ही तरफ से बातें हो रही हैं, और मेन जो है इस बार क्या मैटर करता है वो है विकास और रोजगार का मुद्दा, और इस पर ही ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की जनता बहस बिहार चुनाव के लेके काशी के मंच से। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। नमस्कार।